जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 26 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्यूज तार की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। जैसे फ्यूज तार होता है वह सीढ़ी क्रम में उपयोग किया जाता है, और फ्यूज तार का गलनांक होता है वो निम्न होता है, और फ्यूज तार टिन और लेड मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ होता है। टिन, लेड या सीसा मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ होता है। किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ होता है फ्यूज तार? तो वो होता है टिन और सीसा, इन मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है। और आपको बता दूं कि फ्यूज तार किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो ये कोई फ्यूज तार है लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी सर्किट जुड़ी हुई है। तो मान लो 5 एम्पियर का फ्यूज तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में जब अचानक धारा तेज आ जाती है, 6 एम्पियर की धारा आ जाती है, तो ये क्या करेगा, ये खुद टूट जाएगा यहाँ से और आगे की परिपथ को सुरक्षित रख देगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या करता है, खुद टूट जाता है जब उच्च धारा की या उच्च एम्पियर की धारा आती है, तो खुद टूट जाता है और आगे की सर्किट को सुरक्षित रखता है। तो ये फ्यूज तार उसमें उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला, ये सीडी क्रम में उपयोग किया जाता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है, आपको इसे याद रखना है, क्योंकि यह परिपथ में जब उच्च एम्पियर की धारा आती है तो खुद टूट जाता है और आगे की सर्किट को सुरक्षित रखता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए और बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मैंने एग्जाम्पल देके भी बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की। आपको इसे याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, मतलब कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। आपको इसे भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं कवकों की। कवक को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहते हैं। और कवक किस वर्ग में आते हैं? पादप जगत के किस वर्ग में आते हैं? तो कवक आते हैं थैलोफाइटा में। तो थैलोफाइटा में कौन आते हैं? कवक आते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको बता दी, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। और काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। सेलुलोज की बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह में आता है? तो शैवाल किस समूह में आता है? तो शैवाल हो गया और कवक हो गया, ये दोनों थैलोफाइटा समूह में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह की बात करें तो थैलोफाइटा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा? थैलोफाइटा समूह हो जाएगा। और थैलोफाइटा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इनकी संरचना होती है ना, तो इनकी संरचना थैलीनुमा होती है। इनकी संरचना थैलीनुमा होती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। और इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। क्या संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं? संवहन ऊतक मतलब संवहन ऊतक हो जाएंगे अपने जाइलम और फ्लोएम। और अब बात करते हैं शैवालों की। तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल के अध्ययन को। फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। यह किस वर्ग में आते हैं? यह थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। कवक और शैवाल ये सभी थैलोफाइटा समूह में आते हैं। थैलोफाइटा समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा। इनकी संरचना होती है वह थैलेनुमा होती है, इसलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। और आप इनको देखकर पहचान नहीं पाओगे कि ये जड़ है, तना है, पत्ती है, आप इसको देख के पहचान नहीं पाओगे, इसलिए इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनके बारे में मैं टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी और ब्रायोफाइटा, इनके बारे में आपको आगे डिस्कस कर लूंगा। ब्रायोफाइटा के बारे में आपको बता दूं कि इनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म कहते किसको हैं। तो जिम्नोस्पर्म कहते हैं अनावृतबीजी को। अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एंजियोस्पर्म किसको कहते हैं? वो कहते हैं आवृतबीजी को। तो अनावृतबीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होगा? जैसे अनावृतबीजी, अनावृत अन का मतलब होता है नहीं, अन का मतलब हो जाएगा नहीं, आवृत मतलब आवरण, आवृत मतलब आवरण, और बीजी का मतलब हो जाएगा बीज पर। जिनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं अनावृत बीजी। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। जिनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं अनावृत बीजी, और जिनके बीज पर आवरण पाया जाता है उनको कहते हैं आवृत बीजी। जैसे आम की बात करें, जैसे आम के पौधे की गुठली देखी होगी तुमने, तो उनकी पौधे की गुठली पर एक बीज का आवरण, उनके पौधे की गुठली पर एक आवरण पाया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? आवृत बीजी। और बात करें चीड़ के फल की, आप देखना, देखा तो आपने नहीं होगा, लेकिन आप गूगल सर्च करके देखना, चीड़ के फल को देखना और इनके बीज को देखना, इनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा अनावृत बीजी है, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप गूगल करके देखना चीड़ को। अब बात करें मोस की या काई की। काई तो आपने देखी होगी। काई किस में आती है? काई आती है ब्रायोफाइटा में। काई किस में आती है? ब्रायोफाइटा में आती है काई। काई किस में आती है? ब्रायोफाइटा में। चीड़ किस में आती है? जिम्नोस्पर्म में या अनावृतबीजी में। आम किस में आता है? तो आम आता है आवृतबीजी में या एंजियोस्पर्म में। फर्न की बात करें तो फर्न किस में आता है? फर्न आता है टेरिडोफाइटा में। फर्न किस में आता है? टेरिडोफाइटा। फर्न किस में आता है? टेरिडोफाइटा। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, चारों ऑप्शन। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राय धनावेश से तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो धनावेश से तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? मैंने कल आपके लिए बताया था कि तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होते हैं यदि उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनको त्याग देते हैं और धनावेशित हो जाते हैं। तो यदि उनके बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वे इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे और धनावेशित हो जाएंगे। यदि उनके बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और ऋणावेशित हो जाएंगे। तो उनकी यदि बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उनको त्याग देंगे और धनावेशित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि उनके बाह्यतम कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे अपने इष्ट को पूरा करने के लिए और ऋणावेशित हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि। यदि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह प्रक्रिया होती है अपचयन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। यदि हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन के। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीकरण। और अपचयन कहते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। तो ये दोनों हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये दोनों मैंने आपके लिए समझाती हैं। जंग लगने की बात करें तो जंग तो किसी लोहे की वस्तु को जंग से लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वो कहते हैं जिंक का। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण इस प्रक्रिया को कहते हैं। और किसका लेपन करते हैं? जिंक का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? वो होता है जिंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सक्रियता की बात करें, सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है? वो होती है पोटेशियम धातु, फिर होती है सोडियम धातु। और सबसे कम सक्रियता की बात करें तो सबसे कम सक्रिय होती है सोना, फिर होती है चांदी। तो मैं इसका क्रम आपको बता देता हूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप देखते हो सक्रियता का क्रम। तो सबसे अधिक सक्रियता की बात करें, यदि आपको याद हो तो मैंने एक बार और पढ़ाया था आपको सक्रियता क्रम। आपको सक्रियता का क्रम याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन अधिक सक्रिय होगा, कौन सबसे कम सक्रिय होगा। तो आपको ऊपर के 4-5 याद रखने हैं। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय होती है, और सोडियम सेकंड नंबर पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, कैल्शियम थर्ड नंबर पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आपको इस क्रम को याद रखना है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। आपको इन 4-5 या ऊपर के 6 को, जिंक तक आपको याद रखनी है। आपको जिंक तक याद रखनी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, इन 6 तक आपको याद रखनी है। तो आपका क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। अगर आपको ऊपर का 6 याद रख लियो और नीचे के 3 याद रख लो,
जैसे सबसे कम सक्रियता की बात करें तो सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी होती है, वो होती है सोना। सोना को क्या लिखते हैं, एयू लिखते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 या 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। चांदी की बात करें तो चांदी सेकंड नंबर पर सबसे कम सक्रिय होती है। फिर बात करें तो मरकरी या पारा कहते हैं इसको। फिर 11th नंबर की बात करें या फोर्थ लास्ट की बात करें तो वो हो जाएगा कॉपर। आपको इन नीचे के चारों को और ऊपर के 6 को आपको 10 याद रखने हैं सक्रियता क्रम, और ये कौन है, धातु की सक्रियता का क्रम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम धातु के चक्कर में अधातुओं की सक्रियता का क्रम को याद नहीं रखते हैं, हमें अधातुओं की सक्रियता का क्रम भी याद रखना है। तो अधातुओं में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी होती है, वो होती है फ्लोरीन। अधातुओं में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी होती है, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन सी है, आयोडीन। आप इन दोनों को याद रखें ना, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। फ्लोरीन सबसे अधिक सक्रिय होती है अधातुओं में, और सबसे कम कौन सी होती है, आयोडीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वो होता है, म्यूरेटिक अम्ल को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, म्यूरेटिक अम्ल होता है। परक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HClO4। HClO4 होता है। अब बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेती अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रेती अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेती अम्लों की। प्रेती का अर्थ क्या होता है, प्रेती का अर्थ होता है विपरीत। प्रेती का अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है। अम्लों की बात करें तो अम्ल होते हैं एसिड या अम्ल कहते हैं इनको। तो अम्लों के विपरीत कौन होते हैं, अम्लों के विपरीत होते हैं क्षार या क्षारक। अम्लों के विपरीत कौन होते हैं, क्षारक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा प्रेती अम्लों के बारे में कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात बताता हूँ मैं कि आपको प्रेती अम्लों को, प्रेती अम्लों का यूज़ किसके लिए करते हैं, जैसे हमारे पेट में या और कहीं पर भी अम्लीयता का मान जब बढ़ जाता है, अम्लीयता का मान जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए तो हम क्षारीय पदार्थों का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, प्रेती अम्लों का ही यूज़ करते हैं। और प्रेती अम्ल कौन-कौन से होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी प्रेती अम्ल होते हैं। प्रेती अम्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं, जिन क्षारकों का उपयोग करते हैं, उनको कहते हैं प्रति अम्ल। तो ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो मैंने अभी आपके लिए बताया था कि हमारे पेट में जब, यदि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में जब अम्लीयता का मान बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपने सुना होगा, हम इनो लेते हैं। इनो में क्या मिल के आता है, प्रति अम्ल या क्षारक मिल के आते हैं, जो हमारे पेट में अम्लीयता के क्रम को, अम्लीयता के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, मैंने पढ़ाया, ये आपको नहीं पढ़ाया। प्रति अम्ल अम्ल नहीं होते हैं, क्षार होते हैं। प्रति अम्ल क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रति अम्लीय हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वैसे ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नीशियम की एक परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 12 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले स्टक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे स्टक में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर बात करें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और यदि इसकी बातों को इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वे इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और संयोजकता क्या बना लेगा, +2। 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के संयोजकता क्या बना लेगा, +2 बना लेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन को यदि कोई ग्रहण करेगा तो वो कौन सी संयोजकता बनाएगा, -2 बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको संयोजकता का मैंने आपके कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाई थी संयोजकता। डेली एक क्वेश्चन संयोजकता का आ जाता है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है। तो पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में। अब बात करें फल में कौन परिवर्तित हो जाता है। तो अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। आपको इसे याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है। और युग्मनज की बात करें तो युग्मनज किस में परिवर्तित हो जाता है, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
और यहाँ पे मैंने आपको लिए बताया था, ये वही लिखा हुआ है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडा से फल में परिवर्तित हो जाता है, और युग्मनज होता है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर, ये बीज के 3 भाग होते हैं। बीजपत्र की बात करते हैं। बीजपत्र किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये बीज को आवरण, बीज का जो आवरण होता है उसको कहते हैं बीजपत्र, और बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीजपत्र क्या करते हैं? बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूलांकुर की बात करें तो मूलांकुर क्या करते हैं? मूलांकुर मृदा में जाकर या मिट्टी में जाकर जड़ का निर्माण करते हैं। मूलांकुर क्या करते हैं? जड़ का निर्माण करते हैं मिट्टी में जाकर। परांकुर क्या करते हैं? परांकुर तना, तना नहीं, शिखर या टहनी या पत्ती, इनका निर्माण करते हैं। परांकुर क्या करते हैं? ऊपर जाकर टहनी, शिखर या पत्ती का निर्माण करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैंने आपको सब बता दिया, बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर, इनके कार्य भी बता दिए, आपसे कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु उपयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है, तो क्या है? अदरक, बात करते हैं अदरक की। अदरक, हल्दी, अदरक, हल्दी और आलू, ये क्या होते हैं? ये होते हैं भूमिगत तना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ये भूमिगत तने होते हैं। अदरक, हल्दी और आलू, ये तीनों भूमिगत तने होते हैं। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के बीज का कौन सा जड़, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मैंने भी आपके लिए बताया था कि अंकुरण का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो मूलांकुर होता है वो मृदा में जाकर, मिट्टी में जाकर जड़ का निर्माण करता है। अंकुर क्या करता है? ऊपर जाकर शिखर, टहनी और पत्ती का निर्माण करता है। और बीजपत्र क्या करता है? बीजपत्र बीज को आवरण प्रदान करता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मूलांकुर किसका निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टेलोफाइटा के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया, आवृत बीजी के बारे में बता दिया, टेरिडोफाइटा के बारे में कल देखते हैं डीपली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो किण्वन, किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं किण्वन की प्रक्रिया की। तो किण्वन की प्रक्रिया क्या करती है? यह ग्लूकोज को, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे यीस्ट हो जाएगा और बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये क्या करते हैं? ये करते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज को एल्कोहल, ग्लूकोज को किस में? एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं? ये ग्लूकोज को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का कार्य करते हैं। उसको कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। तो आप फिर कहोगे कि इसमें दारू का निर्माण होता है। हाँ, दारू का निर्माण भी किससे होता है? दारू का निर्माण किससे होता है? किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही दारू का निर्माण होता है। तो ये किस, कौन करता है इन क्रियाओं को? इनको क्रियाओं को करता है यीस्ट या बैक्टीरिया। तो उम्मीद है आप इस क्रिया को समझ गए होंगे, किण्वन की प्रक्रिया। एक बार और बता दूं आपके लिए कि किण्वन की प्रक्रिया कौन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को C6H12O6 को एल्कोहल में, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। C2H5OH एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। और दारू का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था शायद किसी में, कि दारू का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वो होता है किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे, और इसमें वोल्टेज का मान दिया हुआ है 5 ओम। 5 वोल्टेज की धारा दी हुई है। 3 ओम प्रतिरोध और 4 ओम प्रतिरोध को सीढ़ी क्रम में जोड़ा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीढ़ी क्रम में 3 ओम की प्रतिरोध की कहे या 4 ओम प्रतिरोध की कहे, तो इनमें धारा का मान समान रहता है। सीढ़ी क्रम में क्या होता है? धारा का मान 3 ओम प्रतिरोध से हो गए और 4 ओम प्रतिरोध से हो गए, समान बहेगा। ये चाहे वो 3 ओम की पूछे या 4 ओम की पूछे, आंसर एक ही आएगा। तो आंसर कैसे आएगा? बी बराबर आई आर से आएगा आंसर।
और ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सीधे सीधा जोड़ लेते हैं। 3 ओम और 4 ओम कितने हो जाएंगे, 7 ओम। 3 ओम और 4 ओम कितने हो जाएंगे, 7 ओम। वी बार आई आर से वी का मान कितना दिया हुआ है, विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। आई का मान हमें ये याद करना है, प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 7। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 5/7, 5/7 एम्पियर। तो धारा कितनी बहेगी, 3 ओम से हो गए 5/7 एम्पियर। 4 ओम की कहें तो 4 ओम से हो गए कितनी धारा बहेगी, 5/7 एम्पियर। दोनों से समान धारा बहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी और धारा, किसी धारा का मान किसी और हो, और यहाँ पर 4 ओम पर धारा का मान कुछ और हो, और 3 ओम पर धारा का मान कुछ और हो। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। तो हमारा राइट आंसर आया था आई बराबर 5/7 एम्पियर, 5/7 एम्पियर। तो ऑप्शनों को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। धारा का मान कितना आया, 5/7 एम्पियर। तो आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, 3 की कहे 4 की कहे, पर ये श्रेणी क्रम में जुड़ने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा का एक और फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। धारा का नहीं, शक्ति का होता है। शक्ति बराबर होती है P बराबर वी आई। तो लेकिन हम धारा का मान कैसे निकालेंगे, इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, P/V। आई धारा क्या हो जाएगी, P/V। P क्या होता है, इसमें P होती है शक्ति, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। और V क्या होता है, V होता है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आई बराबर क्या आया था, P/V। तो P का मान कितना दिया है, 200 वोल्टेज, 200 वाट सॉरी। P का मान दिया है 200 वाट, और विभवांतर कितना दिया है, 220 वोल्टेज। तो 220 कैसे भाग लगेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से ये कटेगा 10 बार, और 2 से ये कटेगा 11 बार। जब 11 का भाग 10 में देंगे, जब 11 का भाग 10 में देंगे तो आ जाएगा 0.91 एम्पियर। तो 0.91 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आपको इसे इस फॉर्मूले से करना है, P बराबर वी आई से। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करते हैं, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। P बराबर वी आई फॉर्मूले से करना है। P क्या होती है, शक्ति होती है। V विभवांतर होता है, आई धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, व्यवपात निकालना। व्यवपात बहुत से बच्चों को निकलता नहीं है। बहुत से मतलब पेपर में यदि 100% पेपर देने गए बच्चे, तो 100% में से 5 से 6% व्यवपात निकाल पाते हैं। 5 से 6% बच्चे ही व्यवपात निकाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको बहुत चुने मात्र बच्चे ही कर पाएंगे, और वही बहुत बच्चों से, या 95% बच्चों से वो बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही कारण बनते हैं हमको एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए, एग्जाम पे कट ऑफ को पार करने के लिए। और बाकी के सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, उनको तो हर कोई भी कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 ओम का एक प्रतिरोध ए, 4 ओम का प्रतिरोध कौन सा, ए है, और 6 ओम का प्रतिरोध बी को 2 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के सिरों पर व्यवपात क्रम से होगा। तो एक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ए के सिरों पर व्यवपात कितना होगा या बी के सिरों पर व्यवपात कितना होगा। मैं दोनों ही निकाल के दिखा दूंगा आपको, तो आपको एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। R1 प्लस R2, R1 कितना है, 4 ओम, R1 कितना है, 4 ओम, और R2 कितना है, 6 ओम। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध अपना कितना आ गया, 10 ओम आ जाएगा। तो हमें निकालनी है धारा V बराबर आई आर से। हमें इन तीनों का मान चाहिए, V का मान भी चाहिए, I का मान चाहिए, R का मान भी चाहिए। इन तीनों का मान चाहिए। R का मान तो है हमारे पास, हमें अभी निकाला था। तुल्य प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। तो आई हम धारा, हमारे पास धारा का मान दिया नहीं हुआ, तो धारा का मान हम निकालेंगे। और B का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्टेज। तो वोल्टेज V का मान दिया हुआ है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से ये 10 के बार कट जाएगा 5 बार। तो आई बराबर क्या आ जाएगी, 1/5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई बराबर क्या आ जाएगी, आई बराबर आ जाएगी 1/5। 1/5 आई का मान आ जाएगा। तो आई बराबर आ गई 1/5 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको इसे याद रखना है। तो अब मैं बताता हूँ कि ए के स्वरूप पर व्यवपात कैसे निकालते हैं। तो ए के स्वरूप पर व्यवपात निकालने के वी बराबर आई आर से आई का मान हमारा कितना आया था, 1/5 आया था। और ए के सिरों पर कितना प्रतिरोध है, ए के सिरे पर कितना प्रतिरोध है, 4 ओम। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे। तो वी ए यहाँ पे लिखेंगे, वी ए मतलब ए के सिरों पर व्यवपात। वी बराबर आई आर से निकलता है व्यवपात, लेकिन हमें सबका मान याद रहना चाहिए। आई का मान भी होना चाहिए हमारे पास, आर का मान भी होना चाहिए। तो 5 का भाग जब 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। 5 का भाग जब 4 में देंगे तो 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बी के सिरों पर निकाल के बता देता हूँ। बी के सिरों पर व्यवपात कैसे निकालते हैं, बी वी यहाँ पे लिख देंगे छोटा सा बी। तो बी कैसे निकालेंगे व्यवपात बी के सिरों पर,
तो बी बराबर आई आर से ही, बी बराबर आई आर से ही आई का मान कितना आया था, 1/5 आई का मान आया था। और आर का मान कितना है, मतलब बी के सिरों पर प्रतिरोध कितना है, बी के सिरों पर प्रतिरोध है 6 ओम, तो 6 यहाँ पे आ जाएगी। 5 का भाग जब 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.8 और 0.8 और 1.2 वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं एक स्पेशल या एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि व्यवपात कैसे निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, यदि ये क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत से बच्चे करके नहीं आ पाएंगे इस क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानि होती है। तो विद्युत प्रवाह के, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि मान लो ये कोई वायर है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वह किसके रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत परिपथ में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इसमें ऊर्जा हानि होती है, वो किसके रूप में होती है, इसमें हानि होती है, मैं नाम तो आपको बता दिया। तो इसमें हानि होती है वो किसके रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में इसमें हानि होती है। तो ऊष्मा के रूप में इसमें हानि होती है, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सीढ़ी परिपथ का एक उदाहरण है। तो कौन सा सीढ़ी परिपथ का एक उदाहरण है या सीढ़ी क्रम का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बायलिंग प्रणाली। तो हमारे घरों में कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन उपयोग किया जाता है, समांतर क्रम। तो हमारे घरों में समांतर क्रम संयोजन उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे घरों में क्या होता है, ये मान लो हमारे घर में 2 कमरे हैं, तो यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा है और इस घर में भी एक बल्ब जल रहा है। यदि ये बल्ब कुछ खराबी है, कुछ तार के खराब के कारण खराब हो जाएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो जलेगा। इसको कहते हैं समांतर क्रम, जिसमें एक का प्रभाव दूसरे पर ना पड़ता हो, उसे कहते हैं समांतर क्रम। तो घरों में कौन सा प्रणाली उपयोग की जाती है, वो की जाती है समांतर क्रम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे घरों में कौन सा क्रम संयोजन उपयोग किया जाता है, वो किया था समांतर क्रम। सजावटी लाइटों की बात करें तो आपने देखा होगा, आप मैरिज होम में गए होंगे या किसी शादी पार्टी में गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ होता है, फिर दूसरा बल्ब इसी से जुड़ता है, फिर आगे लग जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये कुछ इस तरह से लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, यदि ये बल्ब कुछ खराब हो जाएगा, या बल्ब नहीं सॉरी इस वायर कोई खराब हो जाएगा, तो ये आगे के बल्ब भी सब बंद हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। और स्ट्रीट लाइटों में भी समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। और कार की हेडलाइट में किस का उपयोग किया जाता है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कार की हेडलाइटों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो मैंने कल आपके लिए बताया था कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे दोगे। तो कार की हेडलाइटों में किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल। तो विद्युत क्षेत्र बल का मान क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है, ये हो जाएंगे आवेश। Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आवेश। और डी क्या हो जाएगा, इन आवेशों के मध्य की दूरी। और के क्या होगा, नियतांक हो जाएगा के। और के का मान पूछें, इसमें के का मान भी पूछ लिया था। के बराबर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। और एप्सिलॉन नॉट का नाम मान पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12। 8.854 × 10⁻⁻12 ये इसका मान होता है। और मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो या डी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यह दूरी के वर्ग के साथ घटता है। मान लो हम दूरी के वर्ग का मान बढ़ाते हैं तो ये इसका मान घट जाएगा, और इसका मान हम घटाते हैं तो इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो विद्युत बल का मान या आवेश के विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैंने सभी आपको डिटेल में बता दिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है और के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या है, आवेश हैं, 2 आवेश, इन दोनों की मध्य की दूरी कितनी है, दी है। और डी क्या होता है, इन दोनों के मध्य की दूरी होती है, और दूरी के वर्ग